बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक और हम सबके साथ है एक सवाल। आज का सबसे अहम सवाल नहीं पता कि चांद कब नजर आएगा, ईद कब होगी, ईद कब होगी, कल चांद नजर आएगा या नहीं आएगा, कल ईद होगी या नहीं होगी, आज चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल चांद नजर आएगा तो ईद होगी, नजर नहीं आएगा तो ईद परसों होगी। अच्छा, ईद बहरहाल होगी, कल होगी या परसों, ये फैसला होना बाकी है। सबने हमारा दिमाग घुमा दिया है चांद और ईद की बातें सुन सुन के। हमसे सवाल हो रहे, मेरी पूरी फैमिली से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि हेलो, मैंने कहा अच्छा चलो कोई दुआएं मिलेंगी, कोई बात होगी। अगली बात होती है कल ईद है, मतलब हमें क्या पता कल ईद है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है ना, जब आपको हर तरफ से नजर आ रहा है, सूरज ग्रहण की खबरें भी आ रही होती हैं, मौसम की बात भी हो रही होती है, चांद की उम्र की बात भी हो रही होती है, सारे इशारे बता रहे थे कि चांद नजर नहीं आना। फिर भी एक साहब कहते हैं आपको पता है कल ईद हो जानी है, और मैं कहता हूँ भाई मुझे एक वो बता दो बात जो इसकी वेटेज में हो कि भाई कल ईद होनी है। फिर वो होता है कि ऐसा लग रहा है कि कल ईद होनी है, लग रहा है तो वो कैसे लग रहा है, वो हम सबको नहीं पता होता कि कैसे लग रहा है। वैसे हमें खुद ही पता। दो ही मामले ऐसे जिसमें बहुत तुक्के लगते हैं, एक जब पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं और दूसरा जब चांद नजर आना होता है। दोनों पे जिसका तुक्का लगता है वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था। इंतखाबात होंगे, क्या लग रहा है आपको? अब देखते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं शायद जुलाई में हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ज़रा कहा है तमाम सियासी जमातों को कि आप मिल बैठे हैं, और ज़रा अगर ये हो जाता है तो वो तो एक और बात होगी। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात कब होंगे। अभी इंतखाबात को छोड़ें, आज का अहम सवाल वो तो वही है ना यार कि कब होनी है। लेकिन अभी जो हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स अजीज़ अकारिब जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सबको हम बताना चाहते हैं हमें खुद भी नहीं पता कि कल ईद हो रही है नहीं होनी है। हम तो बेचारे खुद स्टैंड बाय पे हैं कि हमने कल करना क्या है। अगले दिन इजलास आज होगा, इजलास में चांद की शहादतें आएंगी। अगर चांद की शहादतें आती तो ज़रा ऐलान होगा, जैसे कि हमने देखा रमज़ान का चांद काफ़ी देर से वैसे तो निकला था। बट एनीवेज आज देखते हैं कि वो इजलास होगा, फिर ज़रा भाई तुम ईद बांधी जाएगी, सबका नाम लिया जाएगा, फिर कहा जाएगा ईद है या नहीं। तो लेट्स सी। इसके लिए वैसे बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है मकबूजा कश्मीर से। ओह यस, वो वीडियो आपको दिखाते हैं जी। मुफ्ती आज़म साहब हैं, उनकी ये वीडियो है, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब की, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौलिक 20 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमेरात शवाल मुकर्रम 1444 के रुयत से मुतल्लिक रुयत के हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर को चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उलमाए किराम से मुशावरत से ये तय है कि ईद उल फितर 22 अप्रैल 2023 बरोज शनिचरवार मनाई जाएगी। इस मौके पर तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से हदिये तबरीक को तहनीत पेश करता हूँ। खुदा करे ये ईद सईद। अब जिसने ये वीडियो देखी वो हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ, उसने सवाल भी किया कि तो शाम भी नहीं हुई, ये पहले ऐलान कैसे हो गया, ये माजरा क्या है। दिलचस्प तबसरे हुए, अच्छा तनकीद भी ज़ाहिर हुई। ताहम अब मुफ्ती आज़म जो है, इन्होंने मुफ्ती नासिर साहब ने वजाहत जारी की है और श्रीनगर के साइबर क्राइम जो विंग है उसमें अपनी शिकायत दर्ज भी करा दी है। कहते हैं दरअसल हुआ ये था कि अफरा तफरी की सूरत हाल से बचने के लिए एक चैनल ने शवाल के चांद नजर आने या ना आने दोनों ऐलानात रिकॉर्ड कर लिए थे। और जब रिकॉर्ड हो रहे थे तो वहाँ कोई और था जिसने वो वीडियो बनाई और की शरारत वीडियो लीक कर दी, जिसके बाद ये तबसरे शुरू हो गए कि इनको कैसे पता। तो बेसिकली ये ज़रा प्रोडक्शन के कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ चीज़ें पहले से रिकॉर्ड की जाती हैं, तो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, जो होगा वो हम चला देंगे। तो हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं सिचुएशन को, बट अल्लाह बेहतर जानता है कि बात माजरा क्या है। लेकिन हमारे सामने यही चीज़ें, वैसे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जिस तरह से आ रही होती हैं, हम उसको एज इट इज़ ले, हमें लगता है कि बिल्कुल यही एक चीज़ है। और इससे पहले भी एक और वीडियो सना खान है, एक भारतीय अदाकारा थी, लेकिन अब जो है वो इस्लाम की राह पर चलती हैं और उनको सब फॉलो कर रहे थे। उनकी भी एक वीडियो इसी तरह से मंजर आम पे आई, जिसमें उनके हस्बैंड उनको लेकर जा रहे, सब कह रहे हैं हस्बैंड उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। बाद में उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की कि वो एक्चुअली उनका ख्याल रख रहे थे। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि कुछ वीडियोज अगर सामने आ जाती है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, हम तबसरे शुरू कर देते हैं। जैसे कि शराब मुनव्वर हमारे एक्टर, उनकी भी वीडियो आई थी ना, उन्होंने तो वैसे क्या किया था। वैसे मैं उससे बाकी बहुत डिस्करेज करते हैं ऐसे किसी भी चीज। लेकिन चूंकि आज का फिर भाई अहम सवाल क्या है, चांद नजर आएगा या नहीं आएगा, हमारे हालात मौसम क्या बता रहा है, उस पर बात करते हैं। महकमा मौसमियात से ज़हीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सर, आज मौसम कैसा रहेगा पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ पर रोयत हिलाल कमेटी या सूबाई तौर पर इजलास जो है मुनक्किद होने हैं?
ओवरऑल तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क है और मत्ता साफ है। खासतौर पर मुल्क के जनूबी हिस्सों में जो है वो मतला साफ है। चांद नजर आने के कोई इम्कानात हैं सर? आज डाटा क्या बताता है? वेदर के हवाले से तो जो उफ्क है वो ज़्यादातर इलाकों में जो मुल्क के हैं उसमें उफ्क जो है वो क्लियर है। अच्छा, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन होती है ना सर तमाम इदारों की आपस में, फिर डिसाइड किया जा रहा था अच्छा अगर कोई चांद से तो ज़्यादा उसको मेहनत से देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, तलाश किया जाएगा चांद को। तो जो आपके पास इतलात हैं बाकी सारे इदारों से भी कोऑर्डिनेशन होती है, वो क्या बता रहे हैं सर? वो चांद की उम्र हो या अदरवाइज? वो तो सारा कुछ ज़रूरत हिलाल कमेटी के पास है और ठीक है। चंद घंटे रह गए, वो सारे जो सरप्राइजेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो खत्म हो जाएंगे। आज भी आपको क्या लगता है चांद रात को 11 या 12 बजे दिखेगा या अपने वक्त पे दिख भी सकता है, मगरिब के बाद किसी भी वक्त? ये तो सारा कुछ अब ज़रूरत हिलाल कमेटी बताएगी। चलें फिर ऐसा करते हैं, फिर आप सिर्फ एक जुमले में सर ये बता दें कि कल और परसों या उससे नेक्स्ट डे 3 दिन मौसम कैसा रहना है मुल्क का? जनरली मौसम खुश्क है, जो खुश्क है, कोई बारिश नहीं है सर? नहीं, कोई खास कर। ठीक है जी, ईद पे कोई बारिश नहीं है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। वो सिर्फ वेदर का बता सकते हैं, बाकी चांद देखना ना देखना वो ज़्यादा शहादत में आएंगी, उसके बाद ही उसका फैसला होगा, ऐलान होगा। लेकिन हम ये बस पूछना चाह रहे थे कि चांद तो अपने टाइम पे निकल आता है ना, मगरिब के बाद तो निकल आएगा साथ। एक ब्रेक तो लेते हैं। अगर जल्दी ऐलान कर दे तो बहुत अच्छा होगा। जिससे पीको करवाने जाना है वो जल्दी भाग जाएंगे, मेहंदी लगवाने वाले जल्दी मेहंदी लगवा लेंगे और सब मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद, मज़ेदार रमज़ान। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है समीन मोइज से पूछते हैं। जी समीन, आज क्या बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुएब। वालेकुम अस्सलाम सबीन। मैं बिल्कुल ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे काफ़ी हड़बड़ मची हुई है लेकिन मैं बहुत रिलैक्स हूँ। इंशाल्लाह ताला आज हम जो करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बताती हूँ कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ही रेसिपी से, लेकिन हम बनाएंगे 2 डिशेस। सो येस, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको ईद पे बड़ा काम आएगा। स्टार्ट करते हैं अपना काम और आज हम बना रहे हैं मक्खन मार चिकन और मक्खन मार बिरयानी। भाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू आपका ईद का बन सकता है और बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू जो है आप अपने, अगर ईद नहीं होती है तो आपके पास बड़ा अच्छा एक और यानी कि एक रेसिपी है जो आप बना सकते हैं कभी भी। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप एक रेसिपी के साथ 2 रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे चिकन को सिर्फ नमक और तेल के साथ अच्छे सा फ्राई कर लिया है। हम यहाँ पे चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं सपरोसो की, बड़ी साफ़ सुथरी चिकन होती है। आपने सिर्फ फ्रीज़र से निकाला, इसको थॉ किया और आपने डायरेक्ट डाल दिया अपने खाने में इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं बाकी प्रोसेस यहाँ पूरा करूँगी और मैं आप लोगों को समझाऊँगी कि किस तरीके से आप एक चीज़ बनाकर 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल डालडा जो है वो हमने कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है और उसके डालने के जैसे ही ये गर्म होगा तो मैं ये करूँगी कि 1 टेबलस्पून लहसुन, क्योंकि ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, ठीक है, और 1 टेबलस्पून अदरक ये डाली मैंने। और ये डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया, इसकी जो खुशबू है वो मुझे अच्छी सी आना शुरू हो जाए। ये देखें यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चिकन पक रहा है ये मैं पूरा का पूरा उठाकर इधर ट्रांसफ़र करूँगी लहसुन और अदरक के साथ, ताकि जो हमने यहाँ पे पकाया जो इसकी खुशबू अच्छी सी आ गई है इधर, वो हम अपने इस चिकन में भी ले आएँ। ठीक है जी। और जो सारे जूसेस हैं चिकन के, सब चीज़ें हैं, वो इसके अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। साथ ही मैं यहाँ ऐड करूँगी मक्खन। मैंने शुरू में मक्खन इसलिए ऐड नहीं किया, समटाइम वो जल जाता है, क्योंकि ये मक्खन मार है और वैसे भी मक्खन लगाने से चीज़ें बड़े मज़े की हो जाती हैं। तो आपने जो है मक्खन ऐड करना है और थोड़ा सा इसको आपने फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही जैसे ही मैं यहाँ पे ये डालूँगी, तकरीबन 3 से 4 टमाटरों के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें पीसी हुई हैं, मैं उसको डाल दूँगी। यहाँ पे ये डालने के बाद मैं ऐड करूँगी धनिया, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेते हैं।
अच्छा देखिए, अब इस पर काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो हम करेंगे कि हम इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेटेड है। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको ट्रांसफ़र करना है इस चूल्हे पे, ठीक है। और एक सेकंड में ग्लव्स पहन लूँ कि थोड़ा गर्म हो रहा है। और उसके बाद मैंने इसको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, ठीक है। अच्छा, इसका हम कर दें हैं चूल्हा कम। अब बिरयानी के लिए सबसे पहले मैं बिरयानी का काम करूँगी, बिकॉज़ बिरयानी को लगना है दम, ठीक है। तो यहाँ पे रखे मैंने बिरयानी की पतीली। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल ये मैंने इसके अंदर ऐड किया, तकरीबन अबाउट हाफ़ कप के करीब है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये डाला, साबुत गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंगे, ठीक है। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई होगा, इसको मैंने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। और साथ साथ ही मैंने ये करना है कि जो ये हमारी चिकन है उसको मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, चले मैं इसी से यहाँ रखती हूँ और इसी स्पून से करती हूँ ट्रांसफ़र। ठीक है, आधा चिकन जो है हमारा सालन में चला जाएगा और आधा चिकन जो है वो हमारा बिरयानी में आ जाएगा। और थोड़ा सा मसाला। तो देखें, ये अब आपको थोड़ा बहुत मोर और लेस बिरयानी वाला ही जो है वो कोरमा लग रहा होगा, जो हम जिसको कोरमा कहते हैं वो लग रहा होगा। ये मैंने सेपरेट रख दिया सालन के लिए। अब चूल्हा हम करेंगे कम, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे स्पाइसेस। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून है, ठीक है। सॉल्ट इसके अंदर डला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है। इसको मैं एक मिक्सी दूंगी ऐसे करके, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं हल्का सा इसने तेल भी छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी लेयरिंग का सामान। लेयरिंग में मुझे क्या चाहिए, तली हुई प्याज जिसको हम कहते हैं भगार, हरी मिर्चें कटी हुई, पुदीना, पुदीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिरयानी, ठीक है। हरा धनिया, और यहाँ पे आप देखें दही के अंदर मैंने ज़रा सा जर्दे का रंग, आधा कप दही है, जर्दे का रंग मिला के रखा हुआ है और थोड़ा सा नमक डाल के रखा हुआ है। इसको मैं ऐसे करके फैलाऊंगी। अब देख, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो आपको कम्प्लीटली ये फील हो रहा होगा कि जी हमारी ज़बरदस्ती बिरयानी बन रही है, क्योंकि ये वाकई में बिरयानी ही बन रही है। अच्छा, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, पिसी हुई छोटी इलायची, ठीक है, और पिसा हुआ गरम मसाला, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट गरम मसाला। उसके अलावा आपको जाएगा जवतरी और जायफल का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है, आपने बड़े ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है। मैंने ये 2 कप चावल यहाँ पे बॉईल करके रखे हुए हैं, नमक के साथ, ज़ीरा के साथ और तेज़ पत्ता के साथ, ठीक है। इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। ये पार बॉयल है, यानी कि 3/4 बॉयल है। और सबसे अच्छी जो मेजरमेंट होती है चावलों के साथ चिकन की, वो ये होती है कि आपने 1.5 किलो के करीब गोश्त, यानी 1.5 गुना गोश्त का आपने जो होता है वो करना होता है। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 किलो चावल हैं तो आपने उसमें 1.5 किलो जो है वो चिकन डालनी है। अच्छा, ऊपर हम क्या करेंगे कि हल्का सा डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने अंदर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और भगार, ठीक है। और क्योंकि ये मक्खन मारे तो मक्खन डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आ गया मक्खन। और सबसे एंड में हमारे पास है ये केवड़ा और ये है हमारे पास जर्दे का रंग। तो मैंने जर्दे का रंग और केवड़े को साथ में, केवड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिरयानी। आप याद रखें, अगर आपने बिरयानी बनाई और केवड़ा नहीं डाला तो समझे कि आपने जो बिरयानी है उसमें कुछ भी नहीं डाला। बिरयानी की जो खुशबू उठती है वो उठती ही केवड़े के साथ है। अच्छा जी, अब ये जाएगा स्ट्रेट दम पे। यहाँ पे रखा मैंने
और इधर मैंने रखा, इसको कर दिया जी दम। तकरीबन 5 मिनट तक ये दम होगा, इसमें स्टीम भरेगी और जो भी हमने चीज़ें ऐड की हैं वो एक साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तेज़ आंच पे रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ज़बरदस्त सा जो है इसका दम आ जाए। अच्छा, अब मैं आऊँगी इस चिकन के ऊपर। मक्खन मार जो हम बना रहे हैं अपना चिकन। अच्छा, ऑयल हमारा ऑन है, सब चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डालनी है इस पर तकरीबन 1 कप क्रीम। क्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये मक्खन मार है, क्रीमी क्रीमी होगा, बहुत मज़े का लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ईद पे बना रहे हैं इसको, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ईद पे बना रहे हैं तो ये किसी को भी नहीं लगेगा कि ये बिरयानी वाला जो आपने मिक्सचर बनाया है ये आपने उसी से तैयार किया है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद इसका वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और सबको हैरानी परेशानी हो रही है कि 15-20 मिनट में ये सब कैसे हो रहा है, बट क्या है कि घर में भी आप जब काम करें तो आप मैनेज करना सीखें कि कैसे आपका काम जो है वो मैनेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्रीम डालने के बाद मे बी थोड़ा सा सॉल्ट कम हो गया हो तो आप हल्का सा सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी। यहाँ पे मैंने डालना है 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है इस डिश का, और जो मज़े की मुझे इस वक्त खुशबू आ रही है ना यहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, हरी मिर्ची दम पे जाएगा, और अदरक, और वही है मक्खन मार है, तो मक्खन के बगैर तो इसकी दम हो नहीं सकता। यहाँ डाला मक्खन, और जी इसको भी रख दिया हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए कि जो हमने सारे चीज़ें डाली हैं उसके जो सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी खुशबू है, जो भी अरोमा है वो बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। यहाँ से मैं करती हूँ ज़रा क्लीन, और फिर हम करते हैं सर्विंग। अच्छा, इस तरह की मैंने आपको एक और शो में भी करा है कि मैं एक चीज़ से 2 चीज़ें बनाना जो है वो आप लोगों को सिखा रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें सीख सकें, और आप लोग आसानी के साथ अपनी ईद जो है वो इन्जॉय कर सकें। अच्छा, अब हम करते हैं सर्विंग। यहाँ पे इसको लग गया है दम, और देखें पकने की निशानी मैंने पहले भी बताई है कि जो तेल होता है ना वो हो जाता है सेपरेटेड। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तेल है वो हो गया है सेपरेटेड। हम इसको करते हैं डिश आउट। इतने में जो है हमारी बिरयानी को भी बड़ा बेहतरीन सा लग जाएगा दम। और यहाँ पर आ गई है मेरी छोटी सी कढ़ाई, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और ये जो हमारा सालन है मक्खन मार चिकन, इसको मैं निकालती हूँ इसके अंदर। अच्छा, बड़ा अच्छा सा जो है वो स्टीम आ रहा है हमारी बिरयानी में भी, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। अच्छा, नॉर्मली जो बिरयानी तैयार होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.5 गुना गोश्त जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन पुलाव में क्या आपका हिसाब होना चाहिए गोश्त का, तो पुलाव जो है वो बराबर के गोश्त में भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो अब बिरयानी में क्या होता है कि बिरयानी में लेयरिंग होती है, और जैसे कि इसके अंदर मैंने आलू ऐड नहीं किए। अब आजकल जो है बच्चों को बड़े पसंद आ जाते हैं आलू बिरयानी के अंदर, तो अगर आप बिरयानी में आलू भी ऐड कर लेते हैं तो 1.5 किलो जो है आपका 1.5 गुना जो है आपका तनासब वो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा जी, ये आ गई हमारी चिकन मक्खन मार, और इसको मैं ज़रा क्लीन करूँगी साइड से ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है थोड़ी सी डालेंगे हम ऊपर इसके अदरक, और थोड़ी सी डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, ठीक है। और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने डालनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। और अगेन मक्खन मार है, जितना मक्खन लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, और वैसे भी लोगों को भी मक्खन लगाते हैं तो फ़ायदा ही होता है, इसको भी मक्खन लगाएंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि बड़ी बेहतरीन बनेगी। अच्छा, ये हो गई हमारी चिकन मक्खन मार। अब मैं आती हूँ बिरयानी की प्लेटिंग की तरफ। चेक करती हूँ जनाब बिरयानी का दम कहाँ तक पहुँचा। आई होप कि इसको परफेक्ट दम जो है वो लग गया हो। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको मैं 2 मिनट जो है वो और
दम पे रखूँगी कि इसका और जो है हमारा जो हमने दही डाला था, बेसिकली दही पानी छोड़ता है। आपने देखा था टमाटर मैंने अच्छे तरीके से पानी इसने छोड़ दिया था और जो तेल था वो अलग सेपरेटेड हो गया था। अभी जो मैंने दही डाला है वो थोड़ा पानी छोड़ता है, उसी से जो है बड़ी अच्छी सी स्टीम बनती है और स्टीम जो है जिसको हम दम कहना कहते हैं वो होता है। तो अगर हमारे इसमें पानी, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी जूसी बिरयानी पसंद है तो उनके लिए परफेक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी सूखी सूखी बिरयानी अच्छी लगती है, तो उनके लिए भी मैं दिखा रही हूँ कि क्या परफेक्ट आपका रिजल्ट होना चाहिए बिरयानी का। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए दम और दूंगी। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि हम जब दम लगाते हैं चावलों की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ये 2 से 2.5 गिलास चावल हैं, लेकिन जब हम किसी की दावत करते हैं, ऑब्वियसली घर में ईद के मौके के ऊपर आपके जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो आपकी चावल की क्वांटिटी भी जो है वो ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है दम आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। हो सकता है ये वाला दम जो है मेरे पास 5 से 7 मिनट में आ जाए, लेकिन जब आप अपने घर में बना रहे होंगे और क्वांटिटी ज़्यादा होगी चावल की तो आपके 10 से 12 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं। इसकी अच्छी निशानी ये होती है जैसे कि साइडों से ये धुआं निकल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि जी ऊपर बड़ी अच्छी स्टीम बन रही है, इट मीन्स कि हमारा दम बड़े अच्छे से लग रहा है। और मेरी अम्मी हमेशा ये बोलती हैं जब आप बिरयानी बनाएं तो मेक श्योर करें कि आप दम देने के बाद चूल्हा बंद करें और 2 मिनट के लिए रेस्ट दें चावलों को। लेकिन मेरे पास टाइम की है शॉर्टेज तो मैं इसको डिश आउट करूँगी, लेकिन आपने घर में रेस्ट ज़रूर देना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए क्या ज़बरदस्त जो है वो खिले खिले चावल हैं और मुझे बेहतरीन जो है इस वक्त बिरयानी की यहाँ पे जो है वो खुशबू आ रही है। और आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि इसको दम जो है वो कम लगा हुआ है, हालांकि मेरे पास यहाँ पे कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम होता है। अच्छा, चावलों की क्वालिटी का भी मैं आपको बता दूं कि चावलों की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है आपके राइस, कि आपके राइस जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है। चावल की क्वालिटी चेक करने के लिए आप हमेशा ये चीज़ चेक करें कि जब चावल आप ख़रीदते हैं तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि चावल जो है वो कितना बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 1 कप चावल जो है वो आपका बढ़ के 4 कप हो रहा है तो इट मीन्स कि वो बहुत अच्छा चावल है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया हमारी ये बिरयानी और यहाँ पर आ गया हमारा ये चिकन मक्खन मार, और इसको मैं हल्का सा जो है वो हरा धनिया से करूँगी स्प्रिंकल, और माशाल्लाह माशाल्लाह इट लुक्स ब्यूटीफुल। चलें जी, हमारा हो गया तैयार। ज़बरदस्त जी, क्या ज़बरदस्त डिशेस तैयार हुई हैं, बिरयानी भी है। और जब मक्खन का जिक्र करते हैं तो मैं कहता हूँ आज खूब मक्खन लगाया गया वैसे समीन की तरफ से ना डिशेस में, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है सारी, बहुत डिलीशियस लग रही हैं सारी डिशेस। चलें ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौसम ईद का है या मौसम सियासी है, ये फैसला हो नहीं रहा। कोई बात कर रहा है ईद की और कोई बात कर रहा है इंतखाबात की। सियासी जमातों की बात करें, इदारों की बात करें, टेलीविज़न ऑन करें या सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ पे ईद से ज़्यादा सवाल, चांद से ज़्यादा सवाल हो रहा है इंतखाबात का। तो हमने सोचा कि ज़रा हम सियासतदानों से भी पूछते हैं कि उनका फोकस ईद की जानिब है या कि सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें ही हो रही हैं। और इसमें जब हम बात पीटीआई करें तो पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर आपका फोकस किस पे, ईद पे है या इंतखाबात पे? अगर दिल से पूछें तो जो कि आज कुछ टिकट्स अनाउंस हुए हैं पीटीआई के, तो मैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ। मेरा सारा फोकस चला गया है इलेक्शंस पे। ओके। और फिर हम ईद जो है वो आपकी फैमिली के साथ होती है, और हम लोग जो होते हैं ना, हमारी बहुत एक्सटेंडेड फैमिली होती है। मतलब मैं 8.5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ, हल्का है बिल्कुल। तो उसके फिर मैं आज भी अगर चांद रात भी होती है तो मैं 8 बजे लोगों से मिलने, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, कहीं को शिकवा है कि टिकट उसको क्यों नहीं मिला, इसके बाद क्या करना है, वो क्या करना है। तो हमारी समझ लें ईद जो है ना वो लोगों में गुजर जाती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ईद पीछे चली गई है मेरी उस स्केड्यूल में, और इलेक्शन वाली बात आ गई। नहीं, ये सिर्फ ईद पीछे गई है कि तैयारी भी पीछे गई है? कोई नए कपड़े भी नहीं लिए आपने, कोई तैयारी नहीं की ईद की? फ्रैंकली अगर पूछे तो मेरा था कि आज जाके लूंगा, लेकिन आज कुछ और मसला आ गया, तो हो सकता है मुझे अब लाहौर भी जाना पड़ जाए। अच्छा, ऐसी वैसे टिकट का मसला क्या हुआ है? कोई नाराज हो गया जिसको टिकट नहीं मिला? जिनको टिकट मिलते हैं ना वो, और जिनको नहीं मिलते वो बड़ा सख्त रिएक्शन होता है, और जिनको नहीं मिलना होता उनको सेटिस्फाई करता है। बाज़ जगह पर टिकट में कुछ चीज़ें अगर आगे पीछे हो जाएं तो लोगों को फिर राज़ी करना होता है। फिर हम लोग जो इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ रहे,
हम जैसे लोग, हमारा काम होता है लोगों को बैठ के तो उनको उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट अलाइन करना। हाँ, अलाइन करना, बिल्कुल। तो ये है, इसलिए ये ईद पीछे चली गई और अच्छा। ईद की शॉपिंग भी कोई नहीं हुई। ईद की शॉपिंग भी कोई नहीं हुई। बेगम को शॉपिंग करवा ली, बच्चों की कंप्लीट हो गई है? वो जब से हम सियासत में आए बेचारे खुद ही करते हैं। एक बेटी है मेरी, हाँ। वो और मेरी वाइफ दोनों जाके वो खुद अपनी शॉपिंग करते हैं। हो सके तो मेरे लिए कहना छोड़ दिया आपको? हाँ, वो कहना छोड़ दिया, बेचारे मायूस हो गए कह के। तो इस महंगाई के दौर आज में, वैसे मैंने हाँ। अपनी बेटी को कहा था कि मैं आपको अफ्तारी कराने इस्लामाबाद क्लब लेके जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा वो भी प्लान चेंज हो गया। आते हुए मुझे एक फ़ोन आया कि जी आपने अफ्तारी में से करनी है, तो मैंने उसे मैसेज कर दिया कि जी वी कैन नॉट गो। ये हमारा आपको पता है कि कितना मुश्किल फैमिली लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब होती है। तो कितने पैसे देते हैं वैसे इस महंगाई के दौर में शॉपिंग के लिए? बेगम को, बच्चों को कितने पैसे दिए? ये अवाम अभी परेशान नजर। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, चलें इसको इस तरह लेते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा। मैं बतौर MNA मेरी तनख्वाह 1,61,000 रुपए है। सही। 168,000 रुपीज है। और कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हम सिर्फ 3 हैं। 3 है ना, बीवी और बेटी है। तो अब आप हिसाब लगा लें, लेकिन अगर खाली इस तरह हो तो फिर तो यकीन माने गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा ना हो। वैसे और अपना मेरे स्कूल्स हैं। नहीं, एक मिनट, वो तनख्वाह आ रही है? वो तनख्वाह 1 साल से बंद है। अच्छा, क्योंकि आपके ट्विटर पे ex-MNA है। वो बस हमने रिजाइन किया था किसी मकसद के लिए, तो हमने कहा था सबके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें और इलेक्शन करवाएं। उन्होंने रेजिग्नेशन पहले एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है, तो फिर वो मकसद जो इलेक्शन वाला वो नहीं आया, तो फिर हमें कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब हम बज़ाहिर कोर्ट के मुताबिक MNA हैं भी, लेकिन देखिए बज़ाहिर MNA है और तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो कमेटी डली हुई है, सर इकट्ठी मिलेगी। पता नहीं ये कमेटी डली हुई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी कि नहीं लेकिन बहरहाल आपको पता है कि जिस महीने आपके जेब में पैसे ना हो और कोई कहे कि अगले महीने देंगे, तो आपको पता है आपको 1 महीने की तनख्वाह ना दें, आपका तो बिजनेस है ना, आपको उस तनख्वाह पे आप एटलीस्ट। हाँ, ये है कि मेरा दूसरी मतलब साइड पे जो आमदनी है, वरना अगर MNA शिप पे रहें, ये पता बड़ी वो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि MNA है और पता नहीं कितने लाखों की गाड़ियाँ, कुछ सब ऐसे सोशल मीडिया पे ये भी चलता है कि खान साहब से मुलाकात कराने के लिए भी लोग पैसे ले लेते हैं। नहीं, ऐसे ही होता है। देखें, वो बाज़ औक़ात होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है, उस डोनेशन में हम उनकी खान साहब से मीटिंग करवा देते हैं। अच्छा। वो खान साहब को खुद पैसे देते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा दे देते हैं। अगर वैसे कोई डोनेशन करे ना, तो खान साहब से मिल के लोग ज़्यादा डोनेट कर देते हैं। अच्छा। उनका ये नहीं, खान साहब का लिहाज होता है, तो वो उस तरह की बातें। लेकिन जो हमारा है ना, अगर हम खाली MNAs जो अब आप लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा होता है कि हमें पता नहीं क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या पर्क्स मिलते तो है ना सर? कोई पर्क्स नहीं मिलते, कुछ नहीं होता। 1.5-2 लाख रुपए मैक्सिमम के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी 1.5-2 लाख रुपए TADA मिलता है, ठीक है, आप समझ लें एक MNA, ठीक है, जिसने पूरे हल्के में ट्रैवल भी करना होता है, रोज का मेरी गाड़ी का 10,000 का फ्यूल लगता है, ठीक है, 10,000 एवरी डे, ठीक है, महीने का 3 लाख तो ये बन जाता है। तकरीबन आपको 3.5-1 लाख रुपए मिलता है सारा मिल मिला के, ठीक है। उसमें हमने हल्के का दफ्तर भी चलाना होता है, हल्के में भी जाना होता है, लोग भी आते हैं, और फिर हमने कभी लाहौर कभी कहाँ का भी जाना। तो वो अगर खाली MNA शिप पे तनख्वाह पे हो, यकीन माने पहले 5 दिन। पर एक जवाब देना मुझे, मैं सिर्फ आपकी बातें में जनरल सियासतदानों की बात करता हूँ। सियासत में आने से पहले इनके हालात और होते हैं और सियासत में आने के चंद साल बाद हालात और हो जाते हैं। अगर उस तनख्वाह में गुजारा भी नहीं होता तो हालात और कैसे हो जाते हैं? कैसे होता है, लाइफस्टाइल चेंज होते हैं। बिल्कुल, ये जो आपकी बात है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर बिल्कुल एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल हूँ कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं, अगर वो उनकी आमदनी और वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर देयर इज़ ऑलवेज समथिंग रॉन्ग। तो अगर किसी का है तो मैं उसको डिफेंड नहीं करता। आपके नज़र में कोई ऐसा, वो नाम बेशक ना लें, लेकिन नाम ले वगैरह बता सकेंगे जी सियासत में नहीं था तो गाड़ी ये थी, सियासत के बाद अब तो गाड़ी ये है, घर यहाँ पे है, मतलब आप खुद हैरान हुए हो कि ये हालात कैसे सबको नहीं पता। नवाज शरीफ का नाम ले लें, जरदारी साहब का नाम ले लें, तो अपनी पार्टी पे भी नजर कर लें। मेरी पार्टी में ये हमें यही दौर मिला इक़्तिदार का। अच्छा, फ्रैंकली हमें तो जो हमारा प्रिविलेजेस थे ना, खान साहब ने हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके तो सिवाय आम वाले बिस्किट के ना, जो हम बचपन में खाया करते थे, वो आम वाले बिस्किट, बिल्कुल आम से बिस्किट नहीं होते। अच्छा, वो जो बचपन में मैंने कहा वो नए बिस्किट आए, नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि खान साहब को तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ बड़े खाबे चलते हैं वहाँ हमें चाय मिलती थी, और वो बिल्कुल वो जो बिस्किट पुराने से होते थे ज़माने में बेकरी में, जिसके दरमियान में ना वो रेड सा लगा होता था जैम। यकीन माने हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो चाय और बिस्किट मिलते थे, और बिल्कुल सादगी। और मैं मतलब 5 साल रहा हूँ, मैंने 1 रुपए की कोई दफ्तर सरकारी,
कोई गाड़ी, एक पेन भी नहीं लिया सिवाय तनख्वाह के और जो मेरा ट्रैवल अलाउंस मुझे मिलता था। अच्छा, तो ऐसी बातें, और हमें अगर देखा जाए तो मैं आपको अपनी तनख्वाह बताऊं जो मेरी उससे पहले थी, वो इससे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मतलब MNA बन के तो प्रैक्टिकली मैं गरीब हुआ। नहीं, फायदा क्या हुआ फिर आपको? देखिए, मैं कोई तनख्वाह के लिए तो MNA नहीं बना था। ठीक है, ये इज़्ज़त होती है कि आप मुल्क के फैसले करते हैं। मैंने मरी को ज़िला बना दिया, मरी में एक यूनिवर्सिटी बना दी, मरी को एक नई टूरिज्म हाईवे दे दी, मरी में 3 बड़े अस्पताल बना दिए, 2 बड़ी वाटर सप्लाईज दे दी। तो लाखों लोगों की दुआएं हैं, और जब जाते हैं लोग ढोल बजाते हैं, हमें वेलें कराते हैं, सर पे बिठाते हैं। गरीब आदमी भी होगा बेचारा, कोशिश करेगा कि हमें अपने घर में बिठाए, इज़्ज़त करे। कि हमें लोग शादियों पे इसलिए बुलाते हैं कि वो समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त हो रही है। तो ये फिर नेशनल लेवल पे आपने मुझे बुलाया है, तो ये चीज़ें कोई छोटी पैसों में तोलने वाली इज्जत जो है ना, आपको इज्जत और शोहरत और नेक नामी। सर, इज्जत या शोहरत, बाज़ कहते होते हैं ना कि इंसान इसके पास शोहरत है तो इसको इस जगह पे अगर बुलाएं तो देखिए, इज्जत और शोहरत 2 चीजें भी हो सकती हैं और एक चीज भी हो सकती है। अगर आपने शोहरत नेक नामी से कमाई हो तो इज्जत होती है, और अगर आपने कोई उल्टा काम करके तो आपकी शोहरत आई है तो बदनामी है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा चीज मैटर लॉन्ग टर्म में ये करती है, आपकी इज्जत हो। लोग जब हमें मिलते हैं, जब वो बातें करते हैं, जब वो एहतराम देते हैं, हम पे पैसे भी खर्च करते हैं, इलेक्शन में हमारे लिए लड़ाई झगड़े भी करते हैं, अपने घर खोलते हैं, बैठ के खोलते हैं, झंडे घरों पे लगाते हैं, हमें कंधों पे उठा के फेंकते हैं। हमारे साथ यूथ जो है ना, वो 3-3 किलोमीटर पैदल चलती है, हमारी गाड़ी जा रही होती है, उसके ऊपर फूल फेंकते। इंसान को अपने खाने पीने और रिहाइश के अलावा ये सब कुछ इज्जत के लिए करते हैं। इतनी इज्जत मिलती है। फिर आप जब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो मैंने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाना है, मैंने जजेस को, अगर मैं कमेटी में हूँ तो उनको चूज़ करना है, मैं मेरी मर्जी से बाज़ जगह ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, मेरी मर्जी से पोस्टिंग। नहीं सर, काफ़ी कुछ आपकी मर्जी से हो जाता है, एक MNA की मर्जी से भी काफ़ी कुछ हो जाता है। इसका मतलब है वज़ीर आज़म की मर्जी से भी बहुत कुछ हो जाता है। वज़ीर आज़म साहब ये क्यों कहते हैं बाद में कि था तो मैं वज़ीर आज़म लेकिन फैसले कोई और करता था? देखिए, वो भी एक पाकिस्तान की हकीकत है कि आज का जो वज़ीर आज़म आपके ख्याल में ये बेचारा फैसले करता है, तो वो कुछ और तरह के फैसले होते हैं। फैसले बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपने दिन में 50 फैसले करने हैं। वो जो 4-5 क्रिटिकल हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, बाकी जो नीचे वाले होते हैं वो हम करते हैं। इंतखाबात का फैसला कौन कर रहा है? इंतखाबात का फैसला कौन कर रहा है? देखिए, इंतखाबात का फैसला नहीं कर रहे इस वक्त जो है वो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उमर अता बंदियाल की क़यादत में अभी जो चल रहा है। आज जो आप भी ज़रा सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, आप उसी समात में मौजूद भी थे, एक मुख्तलिफ माहौल तो नज़र आया सर आज हमें। तमाम सियासी जमातों, JUI का ज़रा नुमाइंदा नहीं था लेकिन बाकी जमातें थीं। एक बर्फ पिघलती नजर आई है सर, सब एटलीस्ट नजर आए इकट्ठे। हम तो अपने मौक़िफ़ पे हैं कि इलेक्शन कराएं और 90 दिन में कराएं। आज वो आगे हैं तो इसका मतलब है उधर तब्दीली। हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। हम तो क्या कह रहे थे, हम ये तो नहीं कहते हमें प्राइम मिनिस्टर बना दें, हम तो कहते थे कि हमने असेंबलियाँ तोड़ी हैं, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस करवाने हैं तो आप कराएं। वो इलेक्शन से भाग रहे थे, कभी पैसे नहीं दे रहे, कभी कह रहे पाकिस्तान गैर महफूज है, फिर कह रहे हैं कि अगले 2 महीने और गैर महफूज हो जाएगा, अगर आप नवंबर में इलेक्शन कराएंगे अक्टूबर में तो गैर महफूज नहीं रहेगा। तो इस तरह की बेतुकी बातें थी। तो कोर्ट ने आज, मैं था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा फैसला आएगा जिससे हमारे मुल्क में जो पोलिटिकल केओस है। लेकिन फैसला सियासी जमातों ने करना है सर। नहीं, चीफ साहब ने यह कहा है अगर सियासी जमातें फैसला कर लेती हैं, हम सारे अग्री कर लेते हैं, फिर तो कोर्ट हमें एक मार्जिन देगी, वरना कोर्ट ने सीधा वो कोर्स ऑफ एक्शन लेना है जो आईनी है। और आइन का मतलब है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, चाहे इधर है चाहे उधर है। अगर हमारा कंसेंसस हो जाता है तो फिर हम पार्लियामेंट में आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। वन टाइम कोई ऐसा उसको कवर दे सकते हैं कि हम आइन से बाहर भी ना जाएं और इलेक्शन कोई हफ्ता 2 हफ्ते। PTI फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है अगर सारी सियासी जमातें बैठ के कुछ फैसला करिए। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हमें अभी तो लग रहा है कि वो इलेक्शन नहीं करा रहे, वो भाग रहे हैं, बेईमानी तो शुरू हो चुके हैं ना। नहीं, अभी तक ये लग रहा है। अगर हमें लगे कि हफ्ता 2 हफ्ते आगे पीछे करने से कोई बड़ा एक कंसेंसस बन जाता है और एक जो इस वक्त एक बहुत बड़ी खींचातानी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वो खत्म होती है, तो हम इस हद तक तैयार हैं। नहीं, लेकिन इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? इसमें जरदारी साहब रोल प्ले कर रहे हैं या कि सिराजुल हक साहब रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, रोल ये प्ले कर रहे हैं, इसमें आइन रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत में कई 5 सालों के लिए नायल होंगे और कईयों को जेल होगी। और अगर आर्टिकल 6 लगता है तो मुज़ाकरात पे आए सर, कौन करा रहे हैं?
मुज़ाकरात पे हम तो रेडी हैं। करा कौन रहे हो तो रहे हैं ना। देखें हर पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई है। अच्छा, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो भी इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कमेटी बनाई है, पीटीआई ने बनाई है। पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा इसको लीड ले रहे हैं। अच्छा, वो क्योंकि गवर्नमेंट में है तो अभी हमारे लिए तो दो है, एक गवर्नमेंट है और एक हम है। हमने कोई नई बात नहीं मांग भी नहीं रहे, कुछ कह भी नहीं रहे। हम कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन कराएं। लेकिन उसके लिए बैठना है ना इकट्ठे। वो बैठना तब है कि जब वो कहें कि ठीक है जी आइन के अंदर रह के 14 मई को नहीं हो सकता। कुछ होगा तब जब बैठेंगे। बैठ तो गए आज, कोर्ट ने बिठा दिया। कोर्ट ने बिठा दिया कोर्ट ने। अब वो इतनी लंबी कोई हमने कोई रॉकेट साइंस तो करनी नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताना है कि उनको एक हफ्ता चाहिए। थोड़ा सा आगे जाने को तैयार है पीटीआई। नहीं, पीटीआई तब जाने के लिए तैयार है अगर वो आइन के अंदर रहे। ठीक है ना, अगर कोई स्केड्यूल को शॉर्टन करते हैं और कोर्ट कहती है कि जी हम कोर्ट की तरफ से एक हफ्ता या 10 दिन, कोर्ट कहती है कि चूंकि ज़ाया हो गए और इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन जो शेड्यूल है उसके, तो हम 10 दिन और देते हैं जो हमारे ज़ाया हो गए उसको मतलब उसको कवर अप कर देंगे। लेकिन नून लीग तो टिकट से जारी नहीं कर रही उम्मीदवारों को। है ना, पीटीआई ने टिकट जारी कर दिए हैं। नून लीग ना करे, बाइकआउट कर दे, इलेक्शन क्या होगा? नहीं, मैं बता उनको पता है इलेक्शन हारना ही है। तो आपको पता है जब इलेक्शन हारना हो तो कोई एक होता है ना मुकाबला, उनका तो मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। तो वो फिर टिकट ना दें या जो मर्जी ना करें। वो पैसे नहीं देना चाह रहे, वो सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहे, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, अब वो टिकट नहीं देना चाह रहे, तो करते रहे, उनकी मर्जी है। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है पर्सनली, आपका क्या ओपिनियन है इलेक्शंस का? देखिए, मैं आज कोर्ट का जो मिजाज देखा है कि मुझे तो इलेक्शन 14 मई को नजर आ रहे हैं। अच्छा, और हो सकता है कि कोर्ट हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते भी एक्सटेंड कर दे वो वाले। बड़ी ईद के बाद मामला जाता नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, बड़ी ईद के बाद का मतलब है कहीं जुलाई में। यस, तो वो तो फिर बड़ी ईद का मतलब है कि 2 महीने और 10 दिन 70 डेज और। तो मेरा ख्याल है कोर्ट के पास भी 70 डेज आइन के हिसाब से 14 में ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो उसमें अगर कोर्ट कोई ऐसी तोजी निकाले या फिर हम जाके सारे बैठे, लेकिन उसी कोर्ट में अगर सिराजुल हक साहब बात करेंगे जी गंदम की कटाई का मामला भी है, हज सीजन भी है, बकरा ईद के बाद देख लें, इसका मतलब मामला बकरा के बाद जा सकता है। साहब ने इस पे कमेंट किया कि जो सजेशन है ये एक जैसे कहते हैं ना एक सालिस की सजेशन है। तो अगर आप सारे एग्री करते हैं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई इस पे एग्री नहीं कर रही। पीटीआई सिर्फ ये चाहती है कि इलेक्शन 90 डेज के हिसाब से, उसमें आइन में लिखा हुआ है कि बेयर मिनिमम आप उसमें मिनिमम आप कर सकते हैं कि जी चलें अगर कोई वजूहात हैं। और आपको 14 मई को नजर आ रहे हैं? मुझे 14 मई को या उससे हफ्ता 10 दिन आगे पीछे इससे हो सकता। हाँ, नहीं, उससे कोर्ट कर भी नहीं सकती और कोर्ट को करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट है, हुकूमत है, पार्लियामान है या एस्टेब्लिशमेंट है, सब जो है वो आइन के ताबे हैं। आइन से एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही है इस वक्त। देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने आके वहाँ ब्रीफिंग तो दी है। इसका मतलब है कि वो उनका रोल तो है और वो रोल आईनी है या गैर आईनी है ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से उनका रोल है। तो उनकी कुछ चीज़ें जो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने की हैं उनको उन्होंने रद्द भी कर दिया कि जी आप इसको इकट्ठा कर लें। उन्होंने कहा आपका ये मैंडेट नहीं है, आपने सिक्योरिटी फ्राहम करनी है और दैट्स इट, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इतनी बात करें। तो उस लिहाज से कुछ बातें जो आप और हम नहीं करते, कुछ बातें जो होती नजर आती हैं। सही है, कुछ तो नजर आ रहा है, वैसे मुझे तो नजर आ रहा है, आपको नजर लेकिन आ रहा आप ना बोले आप फंस ना जाए। हम तो सच बात बोलते हैं, हम जो आवाम की बात होती है हम तो वो बात सवाल करते हैं, हम तो सवाल करते हैं। बस फिर ठीक है, अब आपने को जवाब आपको मिल गया कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो हुकूमत है ना, इनकी अपनी कोई इतनी सख्त नहीं है, ना अवामी कोई ताकत है, ना इनमें कोई आपस में जो होती है ना सिंक हुए हुए कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। ये तो बस किसी और ही वजह से हम खड़े में। चलें ठीक है, देखते हैं अब 14 मई को इलेक्शन होते हैं, उसे आपने कहा कि हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो फिर कोर्ट का पीछे नहीं आगे पीछे का इम्कान नहीं है, आगे होंगे। बहुत शुक्रिया जी सर, आपको एडवांस ईद मुबारक भी। आई होप कि आज आपको टाइम भी मिल जाए शॉपिंग का। ईद पे भी हमारी बड़ी बुकिंग है, आपके टीवी का भी एक शो करना है ईद डे पे, और 2-3 और भी हैं तो वो भी करना है। बहरहाल विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। और आपको, आपने नया, आप दोनों ने शो शुरू किया, आपको, आपकी टीम को मुबारक हो। बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के, हमें तो कम टाइम मिलता है, लेकिन आज के बाद आपको फॉलो करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। हमने एक फॉलोअर में इजाफा कर लिया जी। ब्रेक लेते हैं, बल्कि सिर्फ एक फॉलोअर नहीं, उनका पूरा हल्का भी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी रमज़ान, और मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हम जिस मुल्क की सैर करेंगे उससे पहले कुछ उसका ताल्लुक ज़्यादा सफ़ेद रंग से है, ऐसे ही है। बेसिकली हमने उसकी सैर की हुई है, हमने बहुत से मुल्कों की सैर की हुई है, तो आज हम जरा जिक्र करना चाह रहे थे कि वो तमाम मुल्क जिसकी सैर करके ज़्यादा मज़ा आया। सफ़ेद रंग से अगर हम आगाज़ करें, जो आपने जिक्र भी कर दिया उसका, हम वैसे ईद की तैयारी में भी सफ़ेद रंग कोशिश करते हैं ना, सफ़ेद जोड़ा लाजमी हो। खुरम इलाही साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं सफ़ेद रंग का किसी मुल्क से क्या ताल्लुक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, हमने 28 ममालिक कवर किए और बहुत अच्छा सफ़र रहा, और सियाहत वैसे भी इंसान को अच्छी लगती है, पुराना तरीन ज़ौक़ है। तो सफ़ेद रंग, आपको पता है कि ईद वाले दिन ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपने सफ़ेद रंग किसी भी मुल्क में देखना हो तो तुर्कमानिस्तान और उसका कैपिटल्स दारुल खलाफा इश्काबाद, जिसे अस्कबट भी कहते हैं। सो उसमें जो है अगर हम गौर से देखें तो 543 के करीब सफ़ेद बिल्डिंग है, और ऑब्सेशन है वहाँ के हुक्मरानों को सफ़ेद रंग की। और वहाँ पर नॉन वाइट रंग यानी कि ग्रे, ब्लैक, रेड, ब्लू कोई गाड़ी भी इश्काबाद में नहीं आ सकती। अच्छा, इसका नाम भी ऐसे आपको याद हमने बताया था, ये मुसलमानों का नॉर्थ कोरिया है। या इसको हम कहते हैं इश्काबाद है, लेकिन इसको सूलन डेड सिटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आम आवाम नज़र ही नहीं आती। तो तुर्कमानिस्तान भी हमने विज़िट किया था, लेकिन हमने साथ ही मुस्लिम ममालिक में जो कालीन है उनको जब विज़िट किया तो हमें पता चला कि भाई आज़रबाईजान में एक पूरा म्यूज़ियम है कालीन का। फिर हमने बिल्कुल रिसेंटली कवर किया कि ईरान ने एक ऐसा कालीन बना के दिखाया जो दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन है। वो बना 9 पीसेज में कटा, और फिर वो वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात गया। इसके अलावा हम तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान, इन सब में हमने देखा कि कालीन बहुत आम चीज़ है। कालीन और बिल्लियों का बहुत करीबी ताल्लुक है। ऐसे बिल्लियों, जाहिर बात है, बिकॉज दे लव प्लेइंग विद वूल, वो भी वूल से बनते होते हैं। पंजे उनको बहुत, उनको खराब करना पसंद है, ये कहना चाह रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो इस्लाम में भी बहुत अहम है। अबू हुरैरा, आप जानते हैं, बिल्लियों का बाप कहा गया हमारे एक सहाबी को, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मकाम की तरफ बढ़ते हुए रास्ता तब्दील कर लिया था, क्योंकि एक बिल्ली दूध पिला रही थी। और कुछ रवायतों में है, कुछ रवायतों, मुकम्मल में नहीं, कुछ रवायतों में है कि मोइज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्ली का नाम था, और ये वही बिल्ली थी जो ओहद के मुकाम पर दूध पिला रही थी, और फिर आप उसको वापस ले आए। और ऐसे ही हमें अपने कई सूफिया में भी मिलता है, हमने शामिल किया कि वो सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके जो जुब्बा है उसके बाजू के ऊपर बिल्ली थी, तो उन्होंने उसके बाजू को काट लिया कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए बिल्ली को किसी सूरत हम तंग नहीं करना चाहेंगे। खैर, हमने एक बहुत आम, अगर हम पूरे हमने जो हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ कवर की, जिसमें नायर है, अल्जीरिया है, सूडान, हम कुछ हम बात उसकी करते रहे। तो एक ग्रीन ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट बन रहा है। हमने बताया कि इस वक्त मुस्लिम जो ममालिक हैं वो ग्रीन ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिससे जो सहरा जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। 77,000 किलोमीटर लंबी ये दीवार बनाई जाएगी दरख्तों से, और इसमें चाड, नायर, सूडान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो खुसूसन मुस्लिम ममालिक हैं यहाँ के, अफ्रीका के, वो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। और ये दुनिया की बड़ी तरीन दीवार बनाई जाएगी दरख्तों से। 1.5 किलोमीटर चौड़ी होगी। 1.5 किलोमीटर चौड़ी होगी, मतलब आप इमेजिन कि ये कितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे। आगे बढ़ें तो एक बहुत आम बात अगर हमने बार बार शामिल की, जब हम ईरान, सऊदीया, कतर की, ओमान की बात कर रहे थे, वो ये है कि पूरी दुनिया का 75% तेल मुसलमान ममालिक के पास है। अगर हम इकॉनमी से देखें तो पूरे मुस्लिम ममालिक की जो इकॉनमी है वो $28 ट्रिलियन के पास टच करती है। और थोड़ी सी अफसोस की बात ये हमने शामिल की कि सिर्फ पूरी इस मईशत में से 2% हम तहकीक के ऊपर लगाते हैं। गो के तकरीबन 2017 में 25 मुस्लिम ममालिक में 90% से ज़्यादा तालीम की शरह देखी गई। हमने ब्रुनाई में देखा, हमने सऊदी अरेबिया में देखा, मुत्तहिदा अरब अमारात में देखा कि तालीम के बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम माजी में गए तो हमें पता चला कि हम तब सिर्फ तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, हम इल्म क्रिएट भी कर रहे थे। तब हमने आपको बाबिल हिकमा की बात की, हाउस ऑफ विजडम जो इराक़ का था। उसके बाद जब आपको याद है हमने उज़्बेकिस्तान में उलग बेग की बात की, हमने रेगिस्तान की बात की, जहाँ रेगिस्तान में 3 बड़े स्कूल बनाए गए थे मुसलमानों के, और एक ही जगह पे आमने सामने थे। और वहाँ पर एक जो चीता है वो एक हिरन को खा रहा है, चीता स्टूडेंट है, हिरन इल्म है, और ऊपर एक सूरज बना हुआ है जो कि उस्ताद बन के रोशनी दिखा रहा है। तो हमने अपने माजी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि किस तरह माजी की जो एस्ट्रोनॉमी की एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो है वो मुसलमानों के पास थी। उलग बेग जो कि ख़ुद एक लीडर भी थे, साथ साथ वो तहकीक भी करते थे। तो ये वो एक अहम बात है जो गॉन विद द विंड हो चुका है। माजी में के झरोकों में
हम जिस तरह तालीम में आगे बढ़ रहे थे वो अब हम उस तरह नहीं रहे। लेकिन जब हम पहले देखते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसे ही हमने बताया कि पूरी इस वक्त मुस्लिम दुनिया में ज़्यादातर जो पिरामिड्स हैं वो भी मुस्लिम ममालिक में। सूडान में 200 पिरामिड्स हैं, मिस्र को तो हमने खुसूसन कवर किया, गिर पुडिंग इंडोनेशिया वो भी हमने कवर किया। तो अगर आप वो देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही जब हमने एक आखिरी और अहम बात कवर की वो ये थी कि बुलंद तरीन इमारतों की ऑब्सेशन भी सिर्फ मुस्लिम ममालिक के पास है। पेट्रोनस टावर और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बुलंद बिल्डिंग और 2 बिल्डिंग्स जो ऑलरेडी बन रही हैं जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो एक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जद्दा में है और उसके बाद जो अगली है वो कुवैत में बनने जा रही है। एक 1 किलोमीटर ऊंची होगी और कुवैत वाली 1 किलोमीटर से भी बुलंद होगी। इसके अलावा हमने देखा कि हमने माजी की तरफ देखते हुए मुस्तकबिल की भी बात की और हमने खुसूसन नियम की बात की, सऊदी अरेबिया की, कि कैसे सऊदी अरेबिया मुस्तकबिल का एक शेर बसा रहा है जो मुसलमानों के लिए एक बहुत उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल को में बढ़ रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए, जो बहुत अहम बात है। So we're creating the future also while we have very good past to look at. Great, thank you so much for today for मिलाई। साथ मौजूद थे और हम एक रैप अप कर रहे थे बहुत से ममालिक का जो कि हम डिस्कस करते आए हैं। आपसे लेंगे इजाजत, कल मुलाकात करेंगे। अगर आज चांद नजर नहीं आता तो रमजान ट्रांसमिशन में, और अगर चांद नजर आ जाता है तो फिर जरा ईद ट्रांसमिशन में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।